हेलो, वेलकम टू डीएस साइंस क्लासेस। आई एम दीपिका परमार। तो उम्मीद करते हैं आपने सारे पुराने लेक्चर्स को लगा लिया है। अपना आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हम जैसा कि आप जानते हैं, हम देख रहे हैं नेफ्रॉन का पीसीटी वाला पार्ट। उसमें कैसे रीएब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन होता है, जो क्या है यूरिन फॉर्मेशन के सेकंड एंड थर्ड स्टेप है। अगर आपको यूरिन फॉर्मेशन के तीनों स्टेप याद है तो आपको पता है पहला स्टेप हमारा होता है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, देन उसके बाद होता है ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन। इन तीन स्टेप्स के थ्रू क्या होता है, हमारा यूरिन का फॉर्मेशन होता है। तो फर्स्ट स्टेप तो हम देख चुके हैं, जो बड़ा ही लंबा चला है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। उसका रेट भी देखा, सारी चीज़ हमने देख ली है। अब हम देख रहे हैं सिक्रीशन एंड रीएब्जॉर्प्शन, जो कि हमारी सेकंड एंड थर्ड स्टेप है। तो नेफ्रॉन का आपको पता है, नेफ्रॉन के कितने पार्ट होते हैं? 4। अगर हम नेफ्रॉन बनाए अपना, तो नेफ्रॉन के बेसिकली 4 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट जिसे हम बोलते हैं क्या, वोमेन कैप्सूल। एंड वोमेन कैप्सूल से ही एक और पार्ट होता है, जो क्या होता है, ग्लोमेरुलर। और दूसरा पार्ट होता है हमारा कुछ इस टाइप से, जिसे हम बोलते हैं पीसीटी। एंड फिर ये कुछ इस टाइप से कर्व बना होता है, जिसे हम बोलते हैं लूप ऑफ हैनले, हैनलेस लूप। एंड फोर्थ एंड लास्ट पार्ट होता है हमारा डीसीटी। एंड फिर जहां कहाँ चला जाता है, कलेक्टिंग डक्ट में। तो ये हमारे नेफ्रॉन के पार्ट्स हैं, जिसमें हमने देख लिया है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, जो कि यूरिन फॉर्मेशन का फर्स्ट स्टेप है। कहाँ होता है? वोमेन कैप्सूल में। वोमेन कैप्सूल में कैसे फिल्ट्रेशन होता है, कहाँ किस चीज़ का एब्जॉर्प्शन होता है, कितना सिक्रीशन होता है, ये हमारी यूरिन फॉर्मेशन की सेकंड स्टेप है, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो कौन सा मटेरियल, कौन से आयंस, कौन से मिनरल्स, कौन सा ग्लूकोज, ये सारी चीज़ कहाँ पर रीएब्जॉर्ब हो रही है और कितनी चीज़ सिक्रीट हो रही है, आज हम ये देखने वाले हैं। जो कहाँ होगा, आपने डीसीटी वाला पार्ट तो देख ही लिया है पिछले लेक्चर में। डीसीटी वाले पार्ट पे कौन एक्ट करता है? हार्मोन्स आके एक्ट करते हैं, एल्डोस्टेरोन और भी बहुत सारे हार्मोन्स आते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ये सारे एक्ट करते हैं हमारे डीसीटी पर। और क्या बनाते हैं? पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम पंप बनाते हैं। और उसका फंक्शन क्या है, आप सारे लेक्चर में देख चुके हैं। आज हम देखेंगे जो पीसीटी वाला पार्ट है, उसमें कैसे रीएब्जॉर्प्शन और कैसे सिक्रीशन होता है, और किस किस चीज़ों का सिक्रीशन एंड रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो आइए हम देखते हैं अपना पीसीटी। तो डालेंगे हम आज हेडिंग पीसीटी। क्या पहले तो हम वही बनाएंगे, अपना पुराना स्ट्रक्चर जो कई बार बना चुके हैं और अब तक तो हमें रट भी गया है। वोमेन कैप्सूल एंड ये है हमारा क्या, ग्लोमेरुलर। और इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, मैलफिजियन बॉडी। ये तो आपको याद ही है, ग्लोमेरुलर और ये वोमेन कैप्सूल। अब क्योंकि हम डीसीटी वाला पार्ट देख रहे हैं, तो हम इसको थोड़ा सा इलाज करके देखेंगे, ताकि आपको इजीली समझ में आएगी सारी चीजें। ये है हमारा पीसीटी। यहाँ बताते हैं क्या है हमारा पीसीटी। और यही हमारी कौन प्रेजेंट है, ब्लड वेसल्स। कौन सी ब्लड वेसल है ये? पेरी, क्योंकि ये यहीं से आ रही है। कहाँ से? ग्लोमेरुलर से, इफरेंट आर्टरी से। तो ये हमारी क्या है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। क्लियर? अब आपको पिछले लेक्चर में अगर आपको याद है, तो हम देख चुके हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या होता है। तो बीच में ये जो स्पेस है, यहाँ क्या भरा पड़ा है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। क्या है ये? क्लियर? ये है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब हम बात करें पीसीटी की, तो पीसीटी में यहाँ कुछ सेल्स पड़े हैं और कैसे ब्रश टाइप का स्ट्रक्चर है जिनका,
और इनका काम क्या है, ये भर भर के क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं मटेरियल को, जितनी भी चीजें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं उसका एब्जॉर्प्शन कर सके। तो इन हम सेल को क्या बोलते हैं, क्योंकि ये इपिथेलियम की होती हैं तो इसे हम बोलते हैं ब्रश बॉर्डर इपिथेलियम। अब ब्रश बॉर्डर इपिथेलियम में क्या बहुत सारे क्या करते हैं, सबसे ज्यादा मैक्सिमम एब्जॉर्ब करते हैं वाटर एंड आयंस का। तो इस एरिया को हम क्या बोलते हैं, ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, यहाँ मैक्सिमम डी एब्जॉर्प्शन होता है। सो मैक्सिमम डी एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड आयन। ओके, मतलब इस एरिया में सबसे ज्यादा, ये नीचे भी होंगी ऐसे इतनी ही, तो इस एरिया में सबसे ज्यादा रीएब्जॉर्प्शन होता है वाटर एंड आयन का। क्लियर है? अब हम देखेंगे जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन का, उसमें क्या होता है, मैक्सिमम चीजें तो यहीं पर फिल्ट्रेट हो जाती हैं। मतलब नॉर्मली इसका क्या काम है, एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट को बाहर निकालना, लेकिन एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट के साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज निकल जाती हैं, आप जानते हैं, जिसकी ब्लड को जरूरत है, इसको जरूरत नहीं है निकलने की। जैसे जब फिल्ट्रेशन होता है तो फिल्ट्रेशन में क्या, वाटर तो निकलता ही है, कितना, एक दिन में 180 लीटर वाटर क्या फिल्ट्रेट हो जाता है। दूसरा यहाँ आयंस भी निकलते हैं, एंड तीसरा ग्लूकोज, ये और भी ऐसी चीजें निकलती जाती हैं। अब आप क्या जानते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आयनिक कंसंट्रेशन कितनी होती है, पिछले लेक्चर में देख चुके हैं हम कंसेप्ट ऑफ कंसंट्रेशन का। तो यहाँ होती है 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर कंसंट्रेशन होती है, किसकी, आयन की कंसंट्रेशन। सो इस ब्लड में कितनी है, जितना इंटरस्टिशियल फ्लूइड में है आयनिक कंसंट्रेशन, सेम उतना ब्लड में है, और ब्लड से ये मटेरियल फिल्ट्रेट होके जा रहा है, तो यही आयनिक कंसंट्रेशन कहाँ होगी, यहाँ, कितनी, 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। अब यही आयनिक कंसंट्रेशन यहाँ है। तो अभी आपको एक बात याद रखना है, ये जो ब्रश वाटर इपिथेलियम है, यहाँ पर क्या ऐसे स्ट्रक्चर है जिसे हम क्या बोलते हैं, थोड़ा सा और लार्ज करके बनाया जाए, सोडियम पोटेशियम पंप। क्या बोलते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप। अभी सोडियम पोटेशियम पंप का काम क्या होता है, तो ये इस सेल से सोडियम को बाहर निकालता है एंड पोटेशियम को अंदर डालता है। ठीक है, अब ये सोडियम बाहर निकल रहा है तो फर्दर कहाँ जा रहा है, ब्लड के अंदर। तो ये प्रोसेस क्या हो रही है, सोडियम पोटेशियम पंप में सोडियम को बाहर फेंका जा रहा है यहाँ से। अब सेल के अंदर से सोडियम बाहर जा रहा है, तो सेल के अंदर सोडियम जो आयन है उसकी कंसंट्रेशन बहुत कम हो रही है। तो सोडियम की कंसंट्रेशन सेल के अंदर कम हो रही है, तो ये क्या करेगी, यहाँ से एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगी सोडियम को। और ये क्या है, आयंस, इन्हीं आयंस में क्या प्रेजेंट है, हमारे सोडियम। तो सोडियम को यहाँ से ये सेल्स एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेंगी और यहाँ से एब्जॉर्ब करेंगे, और ये सेल जो सोडियम पोटेशियम पंप लगा के रखा है यहाँ पर, वो इस सोडियम को यहाँ से सब करेगा और ये कहाँ डालेगा, ब्लड में। तो क्या हो रहा है, सोडियम का क्या हो रहा है, रीएब्जॉर्प्शन, यहाँ से एब्जॉर्ब हो रहा है सोडियम और कहाँ जा रहा है, ब्लड में। तो अगर हम रीएब्जॉर्प्शन की बात करें तो पहली चीज तो हमें क्या दिख गई कि सोडियम हो रहा है रीएब्जॉर्ब, तो ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन में सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है। अब आपको पहली बात याद हो, हमने बात की थी आयन जो होते हैं वाटर के साथ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि वो उसे लव करते हैं। अब क्योंकि सोडियम आयन है, सोडियम जा रहा है रीएब्जॉर्ब होके ब्लड में, तो सोडियम अकेले चले जाएगी तो कोई बात नहीं होती है, उसके साथ कौन जाएगा, यहाँ पर उसका बहुत ज़्यादा प्रिय मित्र बैठा है जिसे हम क्या बोल रहे हैं, वाटर। सोडियम जाएगा तो यहाँ से वाटर भी जाएगा, क्लियर। अब वाटर यहाँ से जाएगा कहाँ, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में और फर्दर ये ब्लड वेसल में, क्लियर। क्या बात हुई, सोडियम जाएगा, क्यों जाएगा सोडियम, क्योंकि सोडियम पोटेशियम पंप लगा है
तो सेल के अंदर से सोडियम निकलेगा और जाएगा इंटरस्टिशियल फ्लूइड के थ्रू कहाँ, ब्लड वेसल में। क्योंकि अब सोडियम की कंसंट्रेशन बहुत कम हो रही है, जो आयन सोडियम है उसकी कंसंट्रेशन कम हो रही है, तो ये जो यहाँ पे ल्यूमेन में सोडियम पड़ा हुआ है आयंस में, इसको सक करेगा। अगर सोडियम जाएगा तो सोडियम अकेला नहीं जाएगा, वो अपने बेस्ट फ्रेंड मतलब वाटर को लेके जाएगा। वाटर उसके साथ जाएगा तो ल्यूमेन में किसी वाटर की कमी होगी। क्यों होगी, क्यों हम वाटर की कमी कर रहे हैं, तो यूरिन का फॉर्मेशन कम होगा। तो पिछले लेक्चर में आपको बताया था एक दिन में अराउंड 180 लीटर वाटर फिल्ट्रेट होता है, लेकिन एक दिन में यूरिन के फॉर्मेशन की बात करें हम तो कितना होता है, 1 to 1.5 लीटर, 1 से 1.5 लीटर की यूरिन का फॉर्मेशन होता है। 180 लीटर यूरिन का फॉर्मेशन करना नामुमकिन वाली कहानी है, लेकिन फिल्ट्रेशन तो 180 लीटर पानी का हो रहा है H2O का, तो जो बचा हुआ पानी है H2O है, मैक्सिमम परसेंटेज उसका यही एब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड में। तो अगर बात करें कितने परसेंटेज, तो 70 to 80% वाटर कहाँ, यहीं पर पीसीटी वाले पार्ट में रीएब्जॉर्ब हो जाता है। क्लियर है। अभी हमने क्या बात की है, अभी और भी चीज़ देखना है, तो हमें भूलना नहीं है, भटकना नहीं है। क्या बात हुई है, अभी हमने देखा है कि ब्रश वाटर एपिथेलियम है, यहाँ सोडियम पोटेशियम पंप लगे हुए हैं। इन पंप का क्या काम है, ये खींच खींच के सोडियम को डालते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड से ब्लड में, और एक बार में 3 सोडियम को फेंकते हैं और 1 पोटेशियम को अंदर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे सोडियम की वैल्यू कम होती जा रही है, कंसंट्रेशन कम हो रही है या इस सेल के अंदर, तो इस सेल को सोडियम लाने के लिए ल्यूमेन से सोडियम को निकालेगा। अब सोडियम क्योंकि आयन है जाएगा तो अपने बेस्ट फ्रेंड वाटर को साथ में लेके जाएगा। वाटर क्यों जा रहा है, क्योंकि 180 लीटर वाटर का फिल्ट्रेशन हो रहा है, तो इस फिल्ट्रेशन को ना रोकने के लिए, मतलब इतना यूरिन का फॉर्मेशन ना हो, इसलिए वापस से रीअब्जॉर्ब करके ब्लड में वाटर को डाल देगा। अब ब्लड में चला गया वाटर। अभी तो ये एक आयन था, अभी सोडियम का बेस्ट फ्रेंड वाटर है, लेकिन वाटर के बहुत सारे बेस्ट फ्रेंड यहाँ पड़े हुए हैं। इसका मतलब ये यहाँ आयन जो है सिर्फ सोडियम अकेला नहीं है, आयन में क्लोरीन भी है और पोटेशियम भी है और क्या है, कैल्शियम भी है। ये सारे आयंस यहाँ पड़े हुए हैं जो वाटर के बहुत अच्छे मित्र हैं। अगर पानी अकेला जाएगा तो इन लोगों को बुरा लग जाएगा, तो पानी क्या करेगा, ये जल इसको साथ में लेके जाएगा। अगर H2O जा रहा है तो H2O के साथ फिर किसका रीअब्जॉर्ब होगा, पोटेशियम, कैल्शियम एंड क्लोरीन। तो ये कहाँ, क्लोरीन, पोटेशियम एंड कैल्शियम, ये भी क्या हो जाएंगे, रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे। क्लियर है। अब आपके दिमाग में एक बात आई होगी, जो सोडियम पोटेशियम पंप है ये सोडियम को बाहर निकाल रहा है, मतलब सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, बदले में ये पोटेशियम को अंदर डाल रहा है, तो पोटेशियम का तो सिक्रीशन हो रहा है। अब जब पोटेशियम सिक्रीट हो रहा है तो इस वाटर के साथ पोटेशियम क्यों यहाँ जा रहा है ब्लड में, ये तो गड़बड़ हो गई। कोई गड़बड़ नहीं हुई है, पोटेशियम आएगा भी और इसका मतलब रीअब्जॉर्प्शन भी होगा एंड सिक्रीशन भी होगा। यहाँ से होगा इसका क्या, सिक्रीशन। जब सोडियम पोटेशियम पंप अंदर डालेगा तो इसे बोलेंगे सिक्रीशन, लेकिन वाटर साथ में जा रहा है तो इसके साथ जो आयन है जिसमें पोटेशियम मिला हुआ है ये चला जाएगा, तो ये हो गया इसका रीअब्जॉर्प्शन। मतलब जो पोटेशियम में कॉमन है वो सिक्रीशन भी होगा और रीअब्जॉर्प्शन भी होगा इसका। क्लियर है। ये तो बात हो गई हमारी किसकी, रीअब्जॉर्प्शन की। अब बात करें हम सिक्रीशन की। सिक्रीशन में अभी तक हमें क्या दिखा, सिर्फ पोटेशियम बाहर निकल रहा है, क्या, पोटेशियम ही सिक्रीट हो रहा है, यहाँ पोटेशियम आ रहा है। दूसरी बात ये है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन आयन होता है जो बड़ा ही खतरनाक होता है, इसको ब्लड में होना नहीं चाहिए बॉडी में, तो यहाँ से ये बाहर निकल जाएगा। क्यों, एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम ही क्या है, अनवांटेड चीज को बाहर निकालना, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बाहर निकालना। तो यहाँ से कुछ ऐसी गंदी गंदी चीज होंगी, बेकार सी अनवांटेड चीज होंगी जो यूजफुल नहीं है, उनको बाहर निकाल दिया जाएगा। उसमें से पहला क्या है, हाइड्रोजन आयन। दूसरा क्या है हमारा, अमोनिया, NH3। अब अमोनिया की बात करें, चलो ठीक है, हाइड्रोजन आयन का समझ में आया, लेकिन अमोनिया क्यों बाहर जा रहा है। अमोनिया तो मैक्सिमम, अमोनिया तो यूरिया बन चुका है लीवर में, लेकिन मैक्सिमम उसमें से कुछ परसेंट अभी अमोनिया का बचा है, और क्योंकि अमोनिया बहुत टॉक्सिक होता है, बॉडी में नहीं रखना है हमें, तो जितना बचा कुछ अमोनिया है वो भी यहाँ से बाहर निकल जाएगा। क्लियर है। तो क्या बात है, हाइड्रोजन निकल गया और अमोनिया निकल गया, और दूसरा हमारा क्या, पोटेशियम भी बाहर आ चुका है। तो इन चीजों का हो गया सिक्रीशन। क्लियर है आपको। अब आपको एक और ट्विस्ट आएगा इसमें। आपको क्या बात की थी, अभी हमने सिर्फ देखा फिल्ट्रेशन में हाइड्रोजन आयन एंड ग्लूकोज का फिल्ट्रेशन हो जाता है, ठीक है। अब इनका फिल्ट्रेशन हो तो जाता है, लेकिन यहाँ जो ब्रश वाटर एपिथेलियम है, यहाँ पे क्या लगे होते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप। इनका काम क्या है, सोडियम को बाहर फेंकना, पोटेशियम को अंदर डालना। अगर सोडियम यहाँ से बाहर जाएगा तो सोडियम का कंसंट्रेशन कम होगा ब्लड में, इसमें ल्यूमेन में,
तो यहाँ से ल्यूमेन से सोडियम को सक करेगा और यहाँ से निकालेगा। जब सोडियम यहाँ बाहर जाएगा तो वाटर जो कि अट्रैक्ट होता है सोडियम से, क्योंकि एक आयन है, तो वाटर जाएगा इसके साथ, तो वाटर का भी हो गया रीएब्जॉर्प्शन। वाटर क्योंकि अकेला नहीं, उसके बहुत से खास मित्र हैं जैसे क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम, ये आयंस भी इसके साथ चले जाएंगे ब्लड में, मतलब इनका भी हो गया रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है। और सिक्रीशन की बात करें तो ये जो पोटेशियम निकल रहा है अंदर जा रहा है तो इसका सिक्रीशन हो रहा है। दूसरी बात करें हम तो हाइड्रोजन आयन जो कि बड़ा खतरनाक है, इसका भी क्या होगा, सिक्रीशन। और अमोनिया जो टॉक्सिक है वो भी निकल जाएगा। अब एक और फैक्टर है जो ल्यूमेन में पड़ा रहता है आयन, जिसे हम क्या बोलते हैं, CH3 बाइकार्बोनेट फैक्टर। ये भी सिक्रीट हो जाएगा और चला जाएगा ब्लड में। अभी इसको ब्लड में जाने की क्या जरूरत है, ये मेंटेन करके रखेगा पीएच, और पीएच को मेंटेन करना बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट वर्क है, इसलिए यहाँ से रिलीज मतलब रिमूव हो जाएगा, रिमूव तो नहीं कह सकते, हाँ ये रीएब्जॉर्ब हो जाएगा। क्लियर है। अभी बात हो गई इतनी। तीसरी बात अभी हमारी क्या बची है, फिल्ट्रेशन के बाद यहाँ पे क्या आया, ग्लूकोज आए हैं। अब ग्लूकोज को हम क्यों ग्लूकोज लेते, ताकि हमें एनर्जी मिले, लेकिन अगर ऐसे हम ग्लूकोज को वेस्ट करते रहे तो काम थोड़ी चलेगा। तो ये जो ग्लूकोज है यहाँ ल्यूमेन में जाके यूरिन में फॉर्म नहीं होगा, यूरिन नहीं बन जाएगा। यहाँ से जो सोडियम है ना, इसका हाथ पकड़ के अपने साथ लेके जाएगा कहाँ तक, ब्लड तक, किसको, ग्लूकोज को। तो ग्लूकोज का 100% रीएब्जॉर्प्शन यही हो जाएगा सोडियम के साथ, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन। और ये एक्टिवली होती है सारी प्रोसेस, एनर्जी लगती है, ठीक है, इसलिए हम एक्टिव बोलते हैं। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया है। क्या बात थी, हम फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने देखा पीसीटी में हम देख रहे हैं रीएब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन, जो कि यूरिन फॉर्मेशन के सेकंड एंड थर्ड स्टेप है। फर्स्ट स्टेप हम ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन देख चुके हैं, सेकंड स्टेप है हमारा ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। तो हमने क्या देखा था फर्स्ट स्टेप में, जब फिल्ट्रेशन हो रहा था तो फिल्ट्रेशन के टाइम पे वाटर का फिल्ट्रेशन हो रहा था और आयंस का फिल्ट्रेशन हो रहा था, ग्लूकोज का फिल्ट्रेशन हो रहा था। अब क्योंकि वाटर एक दिन में मैक्सिमम कितना 180 लीटर फिल्ट्रेट हो जाता है, इतने वाटर का यूरिन फॉर्म होना नामुमकिन वाली कहानी है, मतलब होना ही नहीं चाहिए, नहीं होता ऐसा। क्यों, इतना यूरिन बनेगा तो कैसे चलेगा, एक दिन में अराउंड कितना 1 to 1.5 लीटर यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो बचा हुआ जो वाटर है क्या निकल जाएगा कहाँ से, ये जो ब्रथ वाटर एपिथेलियम है वहां पर बैठे हुए हैं सोडियम पोटेशियम पंप। इनका काम क्या है, सोडियम को बाहर निकालते हैं, पोटेशियम को अंदर डालते हैं। मतलब सोडियम का क्या करते हैं, रीएब्जॉर्प्शन, और थर्ड स्टेप इसमें है सिक्रीशन की, जो यहीं से होता है सोडियम का सिक्रीशन। अब ये तो हो गया, लेकिन सोडियम क्या है, आयन। तो जो बचा हुआ ज्यादा से ज्यादा पानी है ना, इसका यूरिन का फॉर्मेशन नहीं होगा जिस पानी से, वो यहीं से रीएब्जॉर्ब हो जाएगा सोडियम के साथ, क्योंकि सोडियम एक आयन है और दोनों अट्रैक्ट होंगे वाटर एंड आयंस, तो ये रीएब्जॉर्ब हो जाएंगे ब्लड में। मतलब पोटेशियम सोडियम का एंड वाटर का रीएब्जॉर्प्शन हो गया है, ठीक है। अब सोडियम अकेला तो जाएगा नहीं, वाटर को लेके जाएगा, लेकिन ग्लूकोज जो जबरदस्त में क्या हो गया, फिल्ट्रेट हो चुका है, इसका फिल्ट्रेशन हो गया है, जिसको नहीं होना था। अभी शरीर में हमें ग्लूकोज की जरूरत है, तो कैसे फिल्ट्रेशन में जाने दे उसे, तो सोडियम उसका हाथ पकड़ के कहाँ ले जाएगा, ब्लड में, मतलब ग्लूकोज का भी हो जाएगा रीएब्जॉर्प्शन। क्लियर है। और दूसरी बात क्या, मतलब वाटर जा रहा है, H2O जा रहा है, तो उसके साथ और भी उसके फ्रेंड है, आयंस हैं, क्लोरीन है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, ये भी रीएब्जॉर्ब हो जाएंगे ब्लड में। तो इन सब चीजों का हो गया रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। और अब सिक्रीशन की बात करें तो ब्लड में अभी भी ऐसी चीज बची है जिनकी जरूरत नहीं है, गलती से रह गई है, फिल्ट्रेशन में वो बाहर नहीं निकल पाई है, तो सोचा कि चलो बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं, मतलब हाइड्रोजन आयन, अमोनिया, NH3 ये सब सिक्रीट हो जाएंगे कहाँ, ल्यूमेन में। तो ये गंदी चीज बाहर निकल चुकी है, तो ये हमारा रीएब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, और इसके बाद हमारी यूरिन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया है। अब हम इसको शॉर्ट टर्म में रिवाइज कर लेते हैं, कैसे टेबल बना के किसका हुआ है सिक्रीशन एंड किसका हुआ है रीएब्जॉर्प्शन। तो एक साइड हम देखेंगे रीएब्जॉर्प्शन एंड दूसरी साइड हम क्या देखेंगे, सिक्रीशन, ठीक है। तो हमने क्या देखा, सबसे पहले सोडियम का क्या हो रहा है, रीएब्जॉर्प्शन। अब सोडियम रीएब्जॉर्ब हो रहा है तो अपने साथ किसको, वाटर को लेके जा रहा है। अब वाटर क्योंकि अकेला जाएगा नहीं, तो किसको, क्लोरीन और कैल्शियम, पोटेशियम, इन तीनों को साथ में लेके जाएगा, तो ये आयंस का भी रीएब्जॉर्प्शन हो गया।
अब आयनिक रीअब्जॉर्प्शन हो गया, साथ में न्यूट्रिएंट्स जिसे हम ग्लूकोज बोल रहे हैं इनका भी रीअब्जॉर्प्शन हो गया। तीसरा क्या, बाइकार्बोनेट फैक्टर HCO3 इसका भी रीअब्जॉर्प्शन। ये 4-5 चीजें हैं जिनका रीअब्जॉर्प्शन हो गया। अब सिक्रीशन की बात करें तो सिक्रीशन में NH3 मतलब अमोनिया, पोटेशियम एंड हाइड्रोजन आयन, इन 3 चीजों का क्या हुआ है, सिक्रीशन। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है, और अगर आपको ऐसे सारे टॉपिक समझने हैं तो इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।